एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड हर रोज कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इस चैनल पर आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिटेल एनालिसिस कराए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। हर एक ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, सारा कुछ इस चैनल पर डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ आपको सीटेट की टॉपिक वाइज तैयारी भी कराई जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम डिटेल में एक वीडियो लाते हैं जिसमें सारी चीजें कवर की जाती हैं सीटेट से रिलेटेड। तो चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी ये पेपर का सोल्यूशन देख सके। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये सेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये मेरा खुद का ही पेपर है। ये 29 दिसंबर 2022 का पेपर है और मैंने 2022 में एग्जाम दिया था सीटेट का और मेरा पहली बार में ही क्लियर हो गया था अच्छे मार्क्स के साथ। इसका हमने 1 से 15 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज 16 से 30 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या चाहती है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, हिंदी में देख लीजिए। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। अब आप ये मैंने इतनी बार बताया है कि आप सभी को पता होगा। समावेशी शिक्षा उस प्रकार की शिक्षा है जिसमें सभी समूहों को, सभी लोगों को एक साथ लेकर शिक्षा दी जाती है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, न जाति, लिंग, धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो उसको हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है ये पूछ रहा है। पहला है मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं चाहिए। दूसरा दिया गया है रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा नहीं, जो भी रूढ़िबद्धताएं हैं, जो भी रूढ़वादियां हैं, उन्हें हमें कम करना होता है, ना कि उन्हें बढ़ाना होता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है अगम्य इमारती ढांचा, ये भी गलत है। अगम्य नहीं, एक सहयोगात्मक इमारती ढांचा होना चाहिए। अगम्य मतलब जिसमें जाया ही ना जा सके। तो इस तरह की इमारती ढांचा अगर होगा तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे हुई हो। ऐसा इमारती ढांचा होना चाहिए कि जिसपे सभी तरह के बच्चे जा सके। जैसे जो बच्चे पैर से डिसेबल्ड हैं, जिससे वो लोग भी उस इमारती ढांचा ऐसा हो कि जा सके। तो इस वजह से इमारती ढांचा अगम्य नहीं सगम्य होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया विविधता को स्वीकृति, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था इंक्लूसिव एजुकेशन, एक टॉपिक ही करके पूरा मैंने एक चैनल पे डाला है। लगभग 20-25 मिनट का वीडियो होगा, तो उससे वही एक वीडियो आप देख लेंगे, आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और उसमें मैंने आपको बताया भी है कि विविधता की स्वीकृति जो यहाँ लिखा है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या, समावेशी शिक्षा क्या करती है। समावेशी शिक्षा विविधता का उत्सव मनाती है, वो त्योहार मनाती है विविधता का। तो इस वजह से यही चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। आइए हिंदी पे देख लेते हैं। अभी कथन दिया गया है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा नहीं कि मेरा वो क्वेश्चन सही था या गलत। देख लेते हैं। 16 में मैंने क्या आंसर रिस्पॉन्स किया था, यहाँ लिखा हो। ये मैंने भी 4 ही रिस्पॉन्स किया है, इस वजह से ये मेरा ऑप्शन ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर असर्शन दिया गया है, टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट्स। सॉरी, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, हमारे लर्नर्स हिंदी के हैं ज्यादातर, तो इस वजह से कथन दिया गया है, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनको सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। जो सुविधा वंचित है, मतलब जिनको सभी तरह की फैसिलिटी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उस समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, मतलब बताने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, सामाजिक उनके उस बच्चों के
विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ तो कथन तो सही है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानना चाहिए। कारण क्या दिया गया, पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों का ध्यान में रखकर करनी चाहिए, ये गलत है। मतलब औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या नहीं बनानी चाहिए, सभी हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या बनानी चाहिए, ना कि एवरेज औसत बच्चों को नहीं। इस वजह से कारण गलत हो जाएगा, कथन सही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, मैंने क्या ऑप्शन टिक किया था, तो ये देखिए इसमें मैंने पहला ऑप्शन टिक कर दिया था। देखिए मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोग ऐसे मैं ये रिस्पॉन्स शीट ही लेके आई हूँ कि जिससे ये पता चलता है कि मैंने क्या ऑप्शन टिक किए थे और क्या कहाँ पे गलती होती है। तो देख लीजिए असर्शन और रिज्म में खास कर गलती होती है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। तो देखिए 15 क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन अभी गलत हो गया। देखते हैं कितने नंबर मिलते हैं मुझे 15 में से, और आप ही अपना चेक करिएगा कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। फिर इसमें क्या दिया गया, डिसलेक्सिया इज अ डिसेबिलिटी। अब नीचे क्या दिया गया है, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है। पठन मतलब पढ़ना बोल रहा है, और पढ़ना अधिगम विशिष्टता होगा आंसर। हमको पहले ही समझ आ गया। कैसे समझ आ गया, क्योंकि अधिगम मतलब क्या होता है, अधिगम मतलब लर्निंग होता है, सीखना। तो पढ़ के सीख रहा है। पठन वैकल्य अगर पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो वो क्या है, अधिगम विशिष्टता, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है, पठन वैकल्य है। ठीक है, तो इसमें यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए मैंने भी पहला ऑप्शन ही टिक किया है, तो मुझे यहाँ नंबर मिल गया। अभी तक मेरा एक नंबर कटा हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, हिंदी पे चलते हैं। हिंदी में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। स्वालीनता मतलब खुद में ही बच्चा नहीं है, किसी और के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं ध्यान नहीं दे रहा, पेरेंट्स क्या समझा रहे हैं ध्यान नहीं दे रहा, वो क्या है, खुद में ही लीन है। स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। तो वो इसमें पहला दिया गया बाधित संप्रेषण, दूसरा है दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, तीसरा है उच्च स्तरीय शब्द भंडार, चौथा है परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो पहला दिया गया है बाधित संप्रेषण। इसका मतलब समझिए, बाधित मतलब जैसे हम बोलते हैं बोलने में बाधा आ रही है, या जैसे कि इस काम में ये बाधा आ रही है, लोग बोलते हैं ना बाधा आ रही है। बाधा मतलब रुकावट, समस्या। तो उसी तरह से ये बाधित मतलब रुकावट, संप्रेषण मतलब बातचीत में रुकावट। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर बच्चा स्वयं में ही लीन है तो ये किस प्रकार विकार है। अगर बच्चा स्वयं में ही लीन है तो वो किसी और से बातचीत नहीं करेगा, किसी और से बातचीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद में ही लीन है, किसी और पर ध्यान ही नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा कि इसमें बाधित संप्रेषण होगा कि बच्चे से बातचीत करने में रुकावट आएगी, बाधा आएगी। इसी वजह से ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही होगा। अब देखिए मैंने वहां पे पहला ऑप्शन ही टिक किया था, तो मुझे यहाँ से भी एक नंबर मिल गया। The need of learners of different abilities in a class can be catered by। फिर 4 ऑप्शन दिए गए। आइए हिंदी में भी देखते हैं क्वेश्चन। कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। विभिन्न योग्यता वाले मतलब किसी के अंदर कोई योग्यता है, कोई सिंगिंग अच्छा कर रहा है, कोई लर्निंग अच्छा कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। इस तरह से सभी विद्यार्थियों के अंदर विभिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग योग्यताएं हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। मतलब इस तरह के अगर विभिन्न सबकी आवश्यकताएं हैं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है, पूछ रहा है। पहला है श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर। मैंने आपको कई बार बताया है कि जहां पर मानकीकृत हो मतलब स्टैंडर्डाइज हो, वो ऑप्शन हमेशा से गलत होगा, क्योंकि ये मानकीकृत जो है ये हमेशा एक निगेटिव टैग है। जहां दिखे तुरंत गलत काट दीजिए।
तीसरा है केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके। क्यों भाई, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को क्यों संबोधित करेंगे? संबोधित मतलब जानकर या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। तो क्यों करेंगे? क्योंकि क्या विशिष्ट जो योग्यता रखते हैं वो विद्यार्थी पढ़ने नहीं आ रहे स्कूल में, तो उनका ध्यान रखना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का जिम्मा किसका है? ये टीचर का ही है। इस वजह से उनकी योग्यताओं को भी पूरा करना होगा, ना कि सिर्फ सामान्य विद्यार्थी का। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या दिया गया? विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। मतलब ये क्या कह रहा है ऑप्शन? जो विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, जो कई तरह की आवश्यकता रखते हैं, उनको क्या करें? उपेक्षा, मतलब उनकी उपेक्षा करें, मतलब एक तरह से उनको नेग्लेक्ट कर दे, उनका ध्यान ही ना दे। तो ये ऑप्शन भी गलत है। उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए लर्निंग में। तो यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। ठीक है, आइए देखते हैं मैंने क्या टिक किया था इसमें। तो इसमें मैंने पहला ही टिक किया था, तो मेरा ऑप्शन ये सही हो गया, मुझे यहाँ से भी 1 नंबर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन डेप्थ मैनर। अब किस मैनर में रहे कंटेंट, ये पूछ रहा है। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाए। पहला है संदर्भ से हटकर। अब बताइए, अगर जो विषय वस्तु है उसको संदर्भ से हटाकर किसी और संदर्भ में ही प्रस्तुत करेंगे तो वो कुछ समझ आने वाली है? बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर संदर्भ ही नहीं पता है तो क्या समझ आएगा? फिर दूसरा है अप्रासंगिक। कोई भी संदर्भ, कोई भी विषय वस्तु प्रासंगिक होनी चाहिए, उसका प्रसंग समझ में आए कि किस वजह से ये चीज हमें पढ़ाई जा रही है, क्या इसका मोटिव है, क्या रीजन है और क्या सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। और दूसरा है बहुत ही अमूर्त। तो कोई भी विषय वस्तु बहुत ही अमूर्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है एग्जाम में कि आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको अमूर्त चीजें समझ ही नहीं आएंगी। अमूर्त चीजें वो चीजें होती हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, जो मूर्खता ना दिखाए। जैसे हम लोग बच्चों को मूर्खता एक तरह से समझाते हैं, जैसे उनको एडिशन सिखाना होगा तो बोल देंगे तुम्हारे पास 10 टॉफी है, 5 टॉफी मैंने तुमको फिर दे दी, तो कितनी टॉफी तुम्हारे पास हो गई? तो वो आराम से बता देंगे 15। ये मूर्ख हम लोग उनको सिखा रहे, मूर्खता में। अगर यही बोल दे 10+5 करके बताओ, तो क्या वो कर पाएंगे? ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अमूर्त चीजें नहीं समझ आती, उनको मूर्त चीजें ज्यादा समझ आती है। तो इसी तरह से देखिए, बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब सिखाया भी जाता है। तो इसी वजह से बहुत ही अमूर्त चीजें, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्या है? संयोजित मतलब कि एक तरह से डिजाइन, वेल डिजाइन और वेल प्लान चीजें बच्चों को संयोजित करके सिखानी चाहिए। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है 22। अभी हम हिंदी पे चलते हैं। हिंदी में दिया गया है, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मतलब कोई अध्यापक अंतरिक्ष को समझा रहा है टॉपिक को, और उसको ये समझ आया कि इस टॉपिक को लेकर बच्चों में बहुत सारी क्या है? भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां मतलब गलत, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं बच्चों में। तो इसकी समस्या में टीचर को क्या करना चाहिए? पहला दिया गया है, सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना। नहीं, क्योंकि भ्रांतियां उपजी कैसे, कहां से पैदा हुई, किस आधार पर ये भ्रांतियां बच्चों के दिमाग में आई है, ये जानना जरूरी है। सीधे सीधे खारिज कर देना ये गलत विकल्प होगा, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर क्या है? इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। मैंने वही बोला ना, जानना चाहिए कि ये भ्रांतियां पैदा कहाँ से हुई, किस वजह से बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। तो जब जानेंगे तभी तो उसका सोल्यूशन कर पाएंगे, बच्चों की भ्रांतियां दूर कर पाएंगे। इस वजह से यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के तीनों के ये विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ आ गया ना, हमेशा एक निगेटिव टैग वर्ड होता है।
जहाँ याद करना, कंठस्थ करना आ गया तो वो क्या होगा, एक निगेटिव टैग वर्ड होगा और वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। तो ये गलत हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन। अब बताइए निगेटिव पुनर्बलन मतलब क्या होता है, आपको पता है? पुनर्बलन मतलब होता है मोटिवेशन, मतलब निगेटिव मोटिवेशन देके बच्चों की भ्रांतियों को मिटा देना। ये कहीं से सही है? बच्चों को निगेटिविटी से दूर रखना चाहिए। उनको निगेटिव मोटिवेशन क्यों देंगे? इस वजह से ये तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत, और हमारा यही दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हिंदी में। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहला दिया गया विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, दूसरा है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैली। तो विद्यार्थी, सबसे पहले तो ये एकदम सही ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता चेक करनी चाहिए कि कितने तत्पर है बच्चे सीखने के लिए, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। ये जानना तो बहुत ही जरूरी है कि बच्चे किस समाज से आ रहे हैं, किस संस्कृति से आ रहे हैं, तो हम उन बच्चों को उस समाज और संस्कृति से जोड़कर सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां, एकदम सही ऑप्शन। विद्यार्थी जो अधिगम शैली चयन करें, जो उनको अधिगम अच्छा लगे, जिस अधिगम शैली में पढ़ना, मतलब टीचिंग मेथड होता है ना, कई तरह के टीचिंग मेथड होते हैं, तो जिस मेथड से वो पढ़ना चाहे उसी मेथड से उनको पढ़ाइए, क्योंकि अगर आप कुछ अलग मेथड से पढ़ाने लगेंगे तो क्लास में बोर हो जाएंगे और वो उतने इंटरेस्ट से आपकी बातें सुनेंगे भी नहीं। तो अगर छोटे बच्चों के लिए आप व्याख्यान विधि यूज करने लगे, व्याख्या देने लगे, तो वो क्या करेंगे, आधे से ज्यादा बच्चे, लगभग सभी बच्चे सो जाएंगे। इसी वजह से उन्हें जो मेथड पसंद हो उस मेथड से हमें उनको पढ़ाना चाहिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन ही सही है, तो इसमें ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मेरा भी क्वेश्चन ये वाला सही है मेरा ये पेडागॉजी में केवल वही जो एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बस वही गलत हुआ था, बाकी के मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। तो समझ लीजिए मेरे 14 नंबर आए हैं 15 में। अब आप लोग देखिए किसी का 15 में 15 आए तो कमेंट जरूर करिएगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, बाकी हिंदी पे चलते हैं। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह किस चीज को बढ़ावा देना चाहता है, वही पूछता है। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। पढ़ाते समय क्या कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो प्रयोग किसमें होता है, विज्ञान में ही तो होता है। तो क्या करना चाह रहा है वो, रमेश क्या करना चाह रहा है, वैज्ञानिक तर्क को बढ़ावा देना चाह रहा है, बच्चों में तार्किक चिंतन उत्पन्न करना चाह रहा है। जैसे बच्चे तर्क करें, पूछे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है। तो बच्चों में क्या करना चाह रहा है, तार्किक चिंतन डेवलप करना चाह रहा है, वैज्ञानिक तर्क डेवलप करना चाह रहा है। ये दोनों तो सही हो गए। फिर क्या है, कंठस्थीकरण, मतलब कि याद करना। मैंने आपको बताया हमेशा से ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है, अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है नकल करना। तो क्या बच्चे यहाँ पे कुछ नकल कर रहे हैं, वो ज्ञान को समझ बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रयोग करा रहा है, अन्वेषण करा रहा है, ना कि अनुकरण बोल रहा है कि मतलब मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और अगर रमेश खुद प्रयोग कर रहा होता और बच्चों से कहता कि तुम लोग मेरी नकल करो, जो जो मैं कर रहा हूँ वही वही तुम लोग करो, तब हम कह सकते थे कि अनुकरण करा रहा है रमेश। लेकिन रमेश ने कहीं पे भी बच्चों को ये नहीं बोला कि जो प्रयोग मैं कर रहा हूँ वही प्रयोग तुम लोग भी करो और मुझे फॉलो करो। तो रमेश ने ऐसा नहीं कहा, इस वजह से हम कह देंगे कि ये अनुकरण नहीं है। अनुकरण मतलब किसी की नकल करना। तो फिर बच्चे ऐसा कर नहीं रहे, वो अपनी समझ खुद बना रहे, खुद प्रयोग कर रहे, खुद अन्वेषण कर रहे हैं। इस वजह से चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने भी पहला ही ऑप्शन लगाया है, तो मुझे यहाँ पे भी सही नंबर मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 25
ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, बाकी हम लोग चलते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? अब पूछ रहा सक्रिय भूमिका, मतलब कि बच्चे जिससे एक्टिव होके सीखे, इस भूमिका को कम महत्व कौन सी विधि देती है? अब देखते हैं, पहला है व्याख्यान, दूसरा है पूछताछ। पूछताछ वो विधि है जैसे टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं, तो इसमें बच्चे शामिल तो है, एक्टिव रूप से शामिल है, इस वजह से ये ऑप्शन जो है सही है। तो गलत पूछ रहा है, इस वजह से हमें गलत ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसमें क्या है, चर्चाएं, तो चर्चा में भी बच्चे खुद ही तो शामिल है, कोई और तो चर्चा आके उनके लिए कर नहीं रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है खोज और अन्वेषण, तो खोज और अन्वेषण भी बच्चे स्वयं ही करेंगे, ना कि कोई और करेगा उनके लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा है, इसमें पहला दिया गया व्याख्यान, तो अब कोई व्याख्यान बच्चे तो करेंगे नहीं, कोई टीचर आ रहा है और उसके टॉपिक से रिलेटेड व्याख्या कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक, तो इसमें अगर व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चों का कोई भी एक्टिव रोल नहीं है इस विधि में, इसी वजह से यही पहला ऑप्शन इसमें पहला ही टिक किया है, तो ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हिंदी। ये हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, तो हिंदी में क्या दिया गया, कथन दिया गया, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। एकदम सही बात है, अगर बच्चा खुद से मोटिवेट हुआ है, अंदर से खुद से मोटिवेट होके स्वेच्छा से कोई काम कर रहा है, तब वो खुशी खुशी वो काम करेगा, और वही मार करके थप्पड़ लगा के बच्चे को बैठा रही है कि अब तुम पढ़ाई करोगे, ये पढ़ाई का टाइम में पढ़ाई करो, तो वो खुशी खुशी बैठता है, वो पढ़ाई करता है उस टाइम पे नहीं, रोएगा। पहली बात तो आपने उसे मार दिया, तो वो आधा एक घंटा तो रोएगा, उसी में टाइम पास होगा, फिर क्या करेगा वो? अगर आप फिर भी ध्यान दे रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो क्या करेगा? बुक तो खोला है लेकिन नजरें कहाँ है, इधर उधर है, या कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं बालकनी में, तो उसकी नजर कहाँ है कि वो देखो बच्चे इतने अच्छे से खेल रहे हैं, मुझे यहाँ लाके पटक दिया है, तो ध्यान उसका कहीं और होगा, क्योंकि वो खुद से वो नहीं चाह रहा है कि मैं पढ़ूं, वो उस टाइम पे खेलना चाह रहा है और आप उसे पढ़ाने बैठा दिए हो, वही बोल रहा है, तो उसे पढ़ने में खुशी नहीं मिलेगी। अगर वो खुद से चाहेगा कि अब अभी इतने देर तो खेल लिया, अब जाता हूँ अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, तो वो खुद से खुशी खुशी क्या करेगा, वो काम करेगा और उसे उसमें मजा भी आएगा। तो यही चीज कथन में दिया गया है, और बात तो सही है ये वाली, इस वजह से कथन तो सही हो जाएगा। फिर कारण क्या दिया गया है? कारण दिया गया है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। अब बताइए, आंतरिक अभिप्रेरण ज्यादा बेटर है कि बाह्य अभिप्रेरण? अगर कोई इंसान खुद से बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा है, खुद से मोटिवेट हो रहा है, वो ज्यादा अच्छा होता है कि मोटिवेट होने के लिए उसे संगीत माहेश्वरी का शो सुनना पड़ रहा है, तो वो ज्यादा, या फिर मोटिवेट होने के लिए विवेक बिंद्रा या और किसी का सेमिनार सेशन सुनने की जरूरत पड़ रही है, वो ज्यादा बेटर है। सभी लोग यही कहेंगे कि जो है सेल्फ मोटिवेशन बहुत बेटर है, और आपने बहुत बार इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी ये कहते सुना होगा कि मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। अगर आप नहीं चाह रहे मोटिवेट होना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकती। आप कितने भी मोटिवेशनल शॉर्ट्स देख लो, मोटिवेशनल वीडियो देख लो, अभी लेट के आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझिएगा, ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ये होता है। अगर पढ़ने का मन नहीं करता, ये होता है कि चलो थोड़ा मोटिवेशनल शॉर्ट्स देख ले, फिर पढ़ाई करेंगे। तो क्या हुआ, मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखते गए, पता चला पहली बार तो शॉर्ट्स देखने बैठे तो आधा एक घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और उतने शॉर्ट्स देखने के बाद भी क्या होता है, हाँ मोटिवेटेड तो हो गए, लेकिन अभी सो जाते हैं, उठ के ऐसी पढ़ाई करेंगे कि किसी ने सोची ही नहीं होगी कि ऐसी पढ़ाई भी होती है। तो यही बात है कि अगर हम जो है
खुद से ये मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं कि हम मोटिवेटेड हैं, हमें इस काम को करना है, इस काम को करने से ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये हो सकता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें मोटिवेट कर भी नहीं सकती। कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, आप मोटिवेट हो ही नहीं सकते। क्या दिया गया, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो जो है हमेशा इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल चीजें हमें मोटिवेट भी नहीं कर पाती, और कर भी पाती है तो बहुत कम समय के लिए कर पाती है। जैसे अगर आप गए हैं, आज किसी ने आपको डांट दिया, फटकार दिया कि पढ़ाई नहीं करते, ये क्या तैयारी कर रहे हो, ऐसी तैयारी जिंदगी भर करते रहो, नहीं होगा, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, तुम सिलेक्शन ले ही नहीं सकते, तुम्हारा सीटेट तो कभी क्वालिफाई ही नहीं होगा, तुम जिस हिसाब से पढ़ते हो। इतना सब आपको किसी ने जलील कर दिया, किसी ने मतलब ऐसी बेइज्जती कर दी, तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, और वो क्या होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। किसी के बोलने की वजह से क्या हुआ, आपके अंदर वो मोटिवेशन आया, लेकिन वो परमानेंट मोटिवेशन है? बिल्कुल नहीं है, वो परमानेंट मोटिवेशन नहीं है। आज आप आए, घर पर आए, आपने तय कर लिया कि आप तो भैया लग के पढ़ना है, दिखा देना है इनको कि हम ही क्रैक करेंगे, हम सीटेट क्या, हम तो यूपीएससी क्रैक करेंगे, हम यूपीएससी के लिए बने हैं, सीटेट जैसे छोटे एग्जाम के लिए नहीं। ये सब आपने दिमाग में कर लिया अपना कैलकुलेशन। आते ही टाइम टेबल बन गया आपका फटाक से, 8 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे रिवीजन, 3 घंटे आंसर राइटिंग, टाइम टेबल बन गया, भाई साहब अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, इनको तो हम दिखा देंगे कैसे बोल दिए ये। और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे किसी तरह, इतना तो फॉलो हो भी नहीं पाएगा, लेकिन किसी तरह आपने 8 घंटे पढ़ना फॉलो किया, और नेक्स्ट डे क्या हो गया, एकदम से जोश ठंडा हो जाएगा, आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, किसी एक्सटर्नल के बोलने की वजह से आपके अंदर वो मोटिवेशन आया है, तो वो डाउन होना ही है, वो हमेशा आपका हाई नहीं रहेगा। आपका एक दिन चल गया, 2 दिन चल गया, तीसरे दिन तो पक्का वो डाउन हो जाएगा। और जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होगा, खुद से जो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, कि जैसे ये मोटिवेशन कैसे आता है इंटरनल, कि आपको खुद ही वो जज्बा हो, वो जुनून हो कि मुझे जैसे यूपीएससी करना है तो मुझे देश के लिए ये करना ही है। उसमें अपना हित या अपने परिवार का हित अगर आप नहीं सोच रहे हैं, किसी एक समुदाय का हित सोच रहे हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ठेले पे, किसी रेडी पे छोटा बच्चा काम कर रहा है, आप उसका हित सोच रहे हैं कि इस छोटे बच्चे को अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ काम नहीं करना चाहिए था, इसे अभी स्कूल में होना चाहिए था, और मैं एक आईएएस बन के या एक कोई भी एग्जाम क्रैक करके इसकी जिंदगी बेहतर कर सकता हूँ, इसे स्कूल में एडमिट करा सकता हूँ। तो इस तरह का जब आपको मोटिवेशन मिलेगा, इस तरह का मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, तब आप वो क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक जाएगा, उसका ग्राफ हमेशा ऐसे रहेगा, वो कभी ऐसे उसका ग्राफ कभी ऐसे नहीं होगा, उसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का मोटिवेशन जो होता है, इंटरनल मोटिवेशन, वो हमेशा परमानेंट होता है, और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो 2 दिन में हवा हो जाता है। हवा हो गए देखते देखते, वही गाना उस पर अप्लाई होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन में। ठीक है, आइए, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब कि हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं लेना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी लंबा डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन में। ये देखिए, मेरा भी ये क्वेश्चन सही था, मैंने भी तीसरा रिस्पॉन्स ही सही किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, बाकी आप हिंदी में देख लीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता होती है? किसका बहिष्कार करना, मतलब अगर एक प्रभावशाली समस्या समाधान विधि उपयोग करनी है तो किसका बहिष्कार करना होगा, इन चारों चीजों में वही पूछना है। पहला दिया गया कार्यात्मक स्थिरता, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा है केंद्रित ध्यान, चौथा है सादृश्य मूलक चिंतन। सादृश्य मूलक चिंतन कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गई, इंग्लिश का ऑप्शन। जहां आपको हिंदी ना समझ आए, तुरंत इंग्लिश का ऑप्शन देख लीजिए, समझ आएगा। ये देखो, तुरंत समझ आ गया ना, क्या दिया गया, एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजी क्या होती है पता ही है आप सबको, एनालॉजी ये रीजनिंग में भी होती है ना, वही वाली एनालॉजी है ये।
एनालॉजिकल थिंकिंग मतलब क्या होता है? तार्किक सोच। मतलब बच्चों में क्या होना चाहिए? तार्किक सोच होनी चाहिए, तर्क कर सके बच्चे और मतलब तर्क करके बता सके कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो आप ऐसा बता रहे हैं तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, इस तरह के बच्चे तर्क कर सके। तो मतलब वही होता है एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजिकल उस समानता को संदर्भित करता है जिसमें हमें दी गई संस्थाओं के बीच समानताएं खोजनी और उस समानता के बीच अज्ञात इकाई का उत्तर देने की आवश्यकता होती है। तो उसी को क्या बोलते हैं? एनालॉजिकल थिंकिंग। तो एनालॉजिकल थिंकिंग तो होनी ही चाहिए। अब बताइए, आप ही मुझे बताइए, बच्चों में तार्किक सोच तो होनी ही चाहिए, तर्क करना ही चाहिए उन्हें ना, तभी तो उनका दिमाग डेवलप होगा, तभी तो उनका दिमाग डेवलप होगा। ठीक है। और ये क्या है? केंद्रित ध्यान। तो ध्यान भी तो केंद्रित होना चाहिए। सभी कहते हैं ध्यान केंद्रित करके पढ़ो, अरे पढ़ाई पे फोकस करो, केंद्रित करो, सेंट्रित करो। तो वही। दूसरा क्या है? अपसारी चिंतन। मतलब अपसारी चिंतन मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि आप ये सोच सकें, सबसे अलग सोच सके। जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट बता दिया गया, उसमें सबकी अपनी अपनी राय हो, लोगों से अलग सोच सके आप, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अलग सोच होनी चाहिए, तो ये भी सही ऑप्शन हो गया। तो सभी सही है। फिर क्या है इसमें? तो कार्यात्मक स्थिरता। मतलब कार्य में स्थिरता नहीं होनी चाहिए, बच्चों को एक्टिव रूप से कार्य करना चाहिए, स्थिरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें बहिष्कार करने की बात पूछना है तो हमें यही चीज बहिष्कार करनी चाहिए, कार्य में स्थिरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कार्य जल्दी करना चाहिए। तो ये जो है बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसमें ये पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं मैंने क्या किया। यही पहला ऑप्शन ही मैंने भी किया, तो मुझे इसके सही मार्क्स मिलेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, हिंदी पे चलते हैं। आइए हिंदी में देख ले। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अच्छा जी। कोई बच्चा है जो मतलब खुद को अपनी खुद में सोच रहा है कि मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है, मैं योग्य नहीं हूँ, और वो ये भी मानता है साथ ही साथ कि योग्यता बढ़ाई नहीं जा सकती, ये स्थिर होती है। जितना योग्य मैं हूँ रहूंगा तो उतना ही, एफर्ट चाहे जितने डाल लूं। तो इस तरह की धारणा रखता है कोई बच्चा, तो ये किस तरह की स्थिति को जन्म दे सकती है, यही पूछ रहा है हमसे। तो इसमें पहला है अधिगम असहायता। लो, हमें पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। बच्चा क्या कह रहा है? लर्निंग में उसको असहाय महसूस कर रहा है, तभी उसको ऐसा लग रहा है कि वो असफल है, और असफलता का कारण है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसमें योग्यता की कमी है। लेकिन वो ये भी साथ ही साथ कह रहा है कि वो योग्यता को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो क्या कर रहा है? पढ़ने में असहाय महसूस कर रहा है कि वो पढ़ नहीं सकता, तभी तो कह रहा है कि वो अपनी योग्यता को नहीं बढ़ा सकता। तो यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए देखिए हमने क्या टिक किया था एग्जाम में। मैंने भी पहला ही टिक किया था, मुझे सही नंबर मिल गया थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। हिंदी का क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी वाले, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश वाले देख लीजिए। आइए हम डिस्कस करते हैं हिंदी में। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो पहला है विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे। तो चिंता तो बच्चों को बिल्कुल पैदा ही नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज के प्रति, चाहे सफलता के प्रति चाहे असफलता के प्रति। कभी ना ही उन्हें चिंतित करना चाहिए और ना ही बच्चों को चिंतित होना भी चाहिए। आप लोग भी चिंतित मत होइए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को फॉलो करिए रेगुलरली, सीटेट आराम से निकल जाएगा, चिंतित मत होइए। आगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। एकदम सही बात है। उनका जो पूर्व ज्ञान है उसी में कुछ और चीजें जोड़ के नए ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़कर एक नए कॉन्सेप्ट का निर्माण करना चाहिए, ये सही बात है। स्कीमा को भी एक्टिव करना चाहिए। स्कीमा होता ही बेसिकली यही है कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़कर एक नया कॉन्सेप्ट समझना ही क्या होता है? स्कीमा होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने भी दूसरा ही टिक किया है, तो मुझे इसके भी नंबर सही सही मिल गए। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह से कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए, तो 20 अगस्त 2023 के एग्जाम में आप लोग बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये हमारी बेस्ट विशेष है और आप लोग की मेहनत रंग लाए। धन्यवाद। जय श्री राम।